एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट कराया हुआ है। तो उसका हमने पार्ट 2 किया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था अपनी वीडियो के अंदर कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो क्या थी। ठीक है, हमने ट्रेड से वर्ड तक का टाइम हमने पढ़ा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में अपना ट्रेड कैसे स्टार्ट करती है, हमने ये सभी चीज़ें अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर की थी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि द कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, कि जो कंपनी के अफसर थे वो नवाब कैसे बन जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम कि कंपनी रूल एक्सपेंड्स के बारे में। ओके, जो कंपनी का शासन था वो कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे फैला। फिर बात करेंगे हम टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, द टाइगर ऑफ मैसूर। ओके, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मिल सके। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का कोर्स अवेलेबल आपके लिए कराया हुआ है, जिसमें अब हम 8th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट हमने किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, कि जो कंपनी के अफसर हैं वो नवाब कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, कि जो नवाब बनने का मीन्स था, मतलब था, वो क्या था। इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड ऑथोरिटी। इसका मतलब ये था कि भाई जो कंपनी है उसके पास अब क्या थी, अपनी पावर थी और ऑथोरिटी थी। बट इट ऑल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, लेकिन क्या था कि इसके कुछ और भी मीन्स थे, कुछ और भी इसके फायदे थे। इच कंपनी, जो प्रत्येक इच कंपनी सर्वेंट, की जो कंपनी का प्रत्येक सर्वेंट था, कर्मचारी था, बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, वो जो है नवाब के ख्वाब देखने लगा था। ठीक है, नवाबों की तरह जीवन कैसे जिया जाता है वो ये सपने लेने लगा था। तो फिर क्या था कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift to company officials। तो भाई अब ये था कि जो प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो रियल नवाब्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, इस बात के लिए उनको फोर्स्ड किया था कि किनको, सर्वेंट्स को, कि वो कंपनी के लिए क्या करें, कि वो पर्सनली गिफ्ट्स लाए कंपनी के लिए। ठीक है, और बहुत सारा मनी भी लेकर आए। तो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया, कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने खुद क्या किया था कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारी दौलत थी वो जमा कर ली थी। ठीक है, ही हैड कम टू मद्रास, जिसको अभी हम नाउ चेन्नई, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18, कि जब वो इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड से मद्रास के अंदर जब वो आए थे, ठीक है, 1743 में, तब उनकी एज कितनी थी भाई, 18 साल की थी। ठीक है, 18 ईयर की थी। तो उन्होंने क्या किया था, व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ 401 102। ठीक है, जब वो जो है 1767 में जब 2 बार वो गवर्नर जनरल बने थे और फिर इंडिया के लिए वो इंडिया से वो रवाना हो गए थे, तो उनके पास जो दौलत थी उनकी, तो वो कितनी थी भाई, उनकी दौलत थी 401 एंड 102। ठीक है, पौंड के बराबर थी ये। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टली, when he was appointed governor of Bengal in 1764, जब वो 1764 में बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं। अच्छा, 1764 में और क्या हुआ था, बताया था मैंने अपनी वीडियो में, बताया था ना लास्ट वीडियो में। तो 1764 में स्टूडेंट्स बक्सर का बैटल भी हुआ था। तो 1764 में जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल हो जाता है अपॉइंटेड, तब क्या होता है कि ही वॉज asked to remove corruption in company administrations, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth। तो क्या होता है कि 1772 में
ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उसमें उसको करप्शन के जो है बहुत सारे ब्लेम्स लगा दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर उसको सफाई देनी पड़ती है। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है उसको उसकी जो जितनी अभी मैंने आपको बताई थी ना, उसके पास इतनी सारी दौलत थी, तो उस दौलत के लिए, उस संपत्ति के लिए उस पर ना बहुत सारे शक करने लग जाते हैं। तो करप्शन के जो ये शक होते हैं तो उनसे क्या होता है कि ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। तो भाई वो क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव 1774 में वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है। अब हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सेसिड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। अब बहुत सारे जो अफसर्स होते हैं वो जो क्लाइव की तरह मनी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीजेज एंड वर एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। तो क्या होता है कि जो इन बहुत सारी बीमारियां होती है, लड़ाई होती है, उनके कारण क्या होता है कि कम उम्र में, ठीक है, बहुत छोटा टाइम होता है, उसमें क्या हो जाता है, मौत का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है भाई। मैनी ऑफ देम कम टू फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया। तो भारत में क्या होती है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि भाई वो भारत में ठीक ठाक से पैसा कमाए। बहुत सारे ऑफिसर्स की ये होती है कि भाई भारत में वो बहुत सारा पैसा कमाए। ओके। और ब्रिटेन में जाके वो क्या करें, जब वो लौटे ना ब्रिटेन के अंदर, ही लेड ए कंफर्टेबल लाइफ, कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ को जिए, एक आरामदायक जीवन वो जिए। दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशली लाइव्स एंड फ्रंटेड देयर रिचेस। फिर क्या था कि भाई जीते जी जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो वहाँ पर लेकर वापस लौट गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सा अच्छा जीवन भी जिया था। ठीक है। दे वर कॉल्ड नवाब्स एंड एन एंग्लिश्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब्स। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो उन्होंने, वहाँ के लोग नवाब कहते थे, उनको क्या कहते थे, वहाँ के लोग नवाब्स कहते थे। ठीक है भाई। और यही क्या था कि आपका जो वर्जन ये बन गया था। दे वर ऑफ्टन सीन एज अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रेडिक्यूलेड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। और इस तरह क्या हुआ कि जो नए अमीर है, जो सोसाइटी में उनकी हैसियत थी, उनमें क्या था कि रातों ही रात आने वाले लोगों के रूप में, बहुत ऊपर वाले लोगों के रूप में वो देखे जाने लगे। और जितने भी आपकी लगा लीजिए नाटक थे, ठीक है, प्लेज थे, कार्टून्स थे, उनके अंदर उनका बहुत मजाक भी उड़ाया जाने लगा। तो भाई ये हमने पढ़ा कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड्स के बारे में। ठीक है। कि भाई जो कंपनी में शासन था, रूल था, वो कैसे एक्सपेंड हुआ था, कैसे फैला था। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 सर्टेन कीप एस्पेक्ट अमर्ज। तो क्या हुआ था कि यदि हम जो 1757 से 1857 के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा इंडियन पर जो कैप्चर हुआ था उसके प्रोसेस को अगर हम देखें तो बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आएंगी। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। तो भाई जो कंपनी है उन्होंने सीधे सैनिक हमला नहीं किया था और उन्होंने किसी रियासतों पर भी कैप्चर करने में बहुत सारी किन किन चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया था। वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एन इंडियन किंगडम। ठीक है। अब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की बैटल मैंने आपको बताई थी, इन 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। अब क्या हुआ था कि जो कंपनी है उन्होंने जो इंडियन जो रियासतें थी उनमें क्या कर दिया था भाई, रेजिडेंट्स लगा दी थी। ठीक है। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब वो क्या करते थे कि जो कंपनी के जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल प्रतिनिधि होते थे वो वहाँ पे नियुक्त कर दिए थे। ठीक है। अब उनका काम क्या था, उनका काम था थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है। वो क्या करते थे भाई,
वो करते थे, जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर जो जितने भी मामले हैं उनकी वो देखा रेखी करते थे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। अब वो क्या करते थे कि वो ये देखते थे कि अगला जो राजा होगा वो कौन होगा और किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें वो कंपनी के अफसर ही तय करते थे कि भाई किसको हम बिठाएंगे। तो क्या होता था कि भाई अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इट्स एलिगेंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स, ठीक है। अब क्या होता था कि कंपनी ने कई बार क्या किया था कि जो रियासतें थी इस पर बंदोबस्त को मान भी लेती थी, और जो उनकी इंडिपेंडेंट जो सेनाएं होती थी उनका जो अधिकार उनको नहीं था रखने का। दे वर टू बी प्रोटेक्ट बाय द कंपनी। वे क्या करते थे कि कंपनी की तरफ से उनको बहुत सारी सुरक्षाएं भी मिलती थी, ठीक है। जो कंपनी होती थी उनकी तरफ से उनको बहुत सारी सुरक्षाएं मिलती थी, ओके। बट ही हैड टू पे, ठीक है। बट वो क्या करते थे कि भाई जो पे करते थे ना, वो कंपनी को पैसा देते थे, तो वो क्या करते थे कि सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी फोर्स दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोटेक्शंस। तो कि जो कंपनी को सहायक सेना जो थी ना उनकी रख रखाव के लिए जो कंपनी होती थी उनको पैसा देती थी। अब ये लगा लीजिए आप कि इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर जो इंडियन रूलर्स होते आपके वो इसमें फेल हो जाते थे, भाई अगर वो नहीं देते थे ना टाइम पे, चूक जाते थे, तो देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, ठीक है। तो उनके जो जुर्माने के रूप में क्या करता था, जो कंपनी होती थी उनके जो इलाका था ना उसको कैप्चर कर लेती थी, अपने कब्जे में वो कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 में, ठीक है, एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। अब क्या होता है कि भाई हम उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के वे से अगर देखते हैं तो 1801 में क्या था कि जो अवध के नवाब थे ना, उन्होंने अपना जो हाफ जो अपना पार्ट था वो किसको दे दिया था, भाई कंपनी को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट कंपनी को नहीं किया था, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं था उस टाइम पे। तो ये जो हैदराबाद है वाज आल्सो फोर्स टू से टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। तो हैदराबाद ने भी ये फोर्स की थी ये बात, ठीक है। भाई देखिए अभी आपको ये जो है कुछ टर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ना, ये इंजेक्शंस क्या है, तो भाई ये क्या थी, ये देखिए ये निषेध अध्यक्ष इसको बोलते हैं, जो निर्देश होते हैं, ठीक है। फिर सब ये थी। तो आज मैंने आपको यहाँ तक कराया है, फिर आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के वे से आप के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपको क्लियर करना है कि टीपू सुल्तान कौन थे। द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। देखिए द कंपनी रेजोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्मेशंस व्हेन इट सा अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो क्या हुआ था कि जब कंपनी थी ना वो अपनी जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक्स जो उनके हित थे उन पर उसको क्या हो रहा था कि भाई खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि व्हेन इट्स ए ट्रीट ऑफ इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। तो जो मैसूर थी उनमें क्या किया था, जो साउथर्न इंडियन थी ना, तो उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझ सकते हैं कैसे कि मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावर रूलर लाइक हैदर अली टू एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। अब जो टीपू सुल्तान थे वो किसके सन थे, भाई हैदर अली के थे, ठीक है। मैसूर कंट्रोल्ड द profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom। तो कंपनी क्या करती थी, मालाबार तट पर ट्रेड होता था, मैसूर के जो नियंत्रण था ना उसमें किस चीज़ का होता था, काली मिर्च का, ठीक है, और इलायची का। तो 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड
पीपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब 1785 में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी रियासत के अंदर पड़ती थी ना, जितनी भी पोर्ट्स थे जिनसे जो चंदन की लकड़ी है, काली मिर्च है, इलायची है, उन्होंने इसका जो निर्यात था वो रोक दिया था। अब क्या किया था भाई, ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। अब इन्होंने क्या कि जो फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनके साथ जितने भी रिलेशनशिप थे ना उन विकसित किया, और उनकी हेल्प से उन्होंने जो सेना है उसका आधुनिकरण कर दिया था। ठीक है, मॉडर्नाइज्ड कर दिया था आर्मी का उनकी हेल्प से। किनकी हेल्प से? फ्रेंच की। ठीक है, द ब्रिटिश वर फेरियर्स। अब जो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। अब उन्होंने क्या किया, उनको जो टीपू सुल्तान थे और उनके पिता जो हैदर अली थे वो क्या दिखाई दिए, बहुत घमंडी, खतरनाक वो दिखाई देते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या फील होता था कि जो ऐसे राजा हैं, ऐसे जो राजा हैं उनको क्या कर दिया जाए, क्रस्ट कर दिया जाए। ठीक है, 4 वर्स वर फोर्ट विद मैसूर। उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी मैसूर में। ठीक है, ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, जो लास्ट बैटल थी श्रीरंगपट्टनम उनमें जो कंपनी है उसको विक्ट्री मिल जाती है। ठीक है, विन, वो जीत जाती है। कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, उसको जीत हासिल हो जाती है। और टीपू सुल्तान वाज द किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। अब जो टीपू सुल्तान होता है वो अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए क्या होता है, मर जाता है। अब जो मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेसिटी ऑफ वेंडोइज एंड अ सब्सिडरी एलिगेंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट्स। और जो उसकी स्टेट होती है उस पर क्या कर दिया जाता है, सहायक संधि थोप दी जाती है। और मैसूर का जितना भी राजकाज होता है वो किसकी अंडर में आ जाता है, वोडियार की। ठीक है, वोडियार जो राजवंश होता है उसके हाथों में ये आ जाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।